हम लोग रियल गैसेस पढ़ रहे थे। आप लोग नोट्स बच्चों रिवाइज करें। रियल गैसेस में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नो मैम। चलो गुड बच्चों, आज हम लोगों ने रियल गैसेस कंप्लीट करना है टॉपिक, और उसके साथ साथ ना लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। आज की क्लास में हम वो भी कंप्लीट करेंगे। ये वाला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में, हमारी नेक्स्ट क्लास संडे को है, मैं थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर लूं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, फिर रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, मैं फटाफट से रिडॉक्स रिएक्शंस का आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं, दो तरह की गैसेस होती हैं। एक होती है रियल गैसेस, दूसरी होती है आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस ही जो है ना एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, सॉरी रियल गैसेस ही एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। सारी की सारी गैसेस रियल ही होती है। आइडियल गैस क्या है? एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक हम चाह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए कि आइडियल गैस वो है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करे, बट एक्चुअली में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। सारी गैसेस एक्चुअली में रियल गैसेस होती हैं। वो ना अंडर सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, उस समय पर हमारी रियल गैसेस कैन बिहेव आइडियली। लो प्रेशर LPHT, प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई, तब रियल गैसेस बिहेव कर लेंगी एज आइडियल गैसेस, और तब वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेंगी, PV इक्वल टू nRT। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा रियल गैसेस क्यों ऐसा हुआ। पहली चीज कि रियल गैसेस क्यों ऐसा हुआ कि रियल गैसेस अलग है, आइडियल गैसेस अलग है, क्योंकि हमारी दो एजम्पशंस थी। दो एजम्पशंस ये थी कि हमने मानकर चला कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। हम ये सोचते थे कि सॉलिड्स में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, सारे मॉलिक्यूल्स इसलिए पास पास होके रहते हैं। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। हमारी एक assumption ये थी, और दूसरी assumption हमारी ये थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मानते हैं। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। हम ये मानकर चलते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो ना कोई वॉल्यूम है ही नहीं, वो मॉलिक्यूल्स ने एकदम पॉइंट मास है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जीरो मान सकते हैं। गैस टेक्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये हम अभी तक ये सोच रहे थे कि वो जो है ना 5 ml गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब भी परफ्यूम की बोतल में है तो सिर्फ वो 5 ml जगह घेर रहे हैं, और मैंने इस कमरे में स्प्रे कर दिया तो वो इस कमरे की अगर 50 लीटर है तो 50 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हम यही मान के चलते थे कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम जो है ना नेग्लिजिबल है। बट हमने ये पाया कि गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई कैसे करा? हमने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, बहुत ही लो टेम्परेचर पर ले आए। जब भी टेम्परेचर आप कम करोगे मतलब मॉलिक्यूल्स को ठंडा कर रहे हो आप, है ना, उनकी एनर्जी ले रहे हो, उनको ठंडा करते हो। तो ठंडा करने पे ऐसे जैसे आप होते ना, जब भी ठंड लगती है, ठंड हो तो एक जगह से कुड़कर बैठे रहते हो, रजाई ओढ़कर बैठे रहते हो, और जब भी समर्स होती है तो बोलते हो कि सब जगह घूम लेंगे, यहाँ भी चलेंगे, पहाड़ पे भी चल लेंगे, इधर वॉक पे भी चले जाएंगे। और सर्दियों में कैसे मन करता है कि ऐसा बस एक जगह रजाई में बैठे रहे और कुछ नहीं करना। वैसा वाला गैस मॉलिक्यूल्स को समझो, ठंड हो रही है, एकदम आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हो गई कम। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो गई तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पास आने लग जाएंगे, ठीक है ना। जब ज्यादा एनर्जी थी तो मॉलिक्यूल्स एकदम तेज रैंडम मोशन में भाग रहे हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो गई तो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। टेम्परेचर आप घटा सकते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दो कि खूब सारा प्रेशर उन पर लगाओगे तब भी मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस चेंज करने पर
जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं और गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स को आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर गैस लिक्विफाई हो गई, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, तो क्या हुआ? अगर लिक्विड हो गई तो पहली चीज ये, लिक्विड में तो हम बोलते हैं हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, लिक्विड तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। पानी आप लेते हो, अगर आप जो है आधा ग्लास पानी लिया, आधा ग्लास वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी आधा ग्लास पानी को अगर आप एक बोतल में डाल दोगे तो वो बोतल में नीचे का इतना ऐसा 1 इंच 2 इंच वो जो है ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम भी होगी मॉलिक्यूल्स की और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारे दो पोस्टुलेट्स KTG लिखा होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, हो गए फेल। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर तो वो आइडियली बिहेव करेगा, लेकिन अगर आप कंडीशंस चेंज कर रहे हो तो फिर वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तब वो PV इक्वल टू nRT फॉलो नहीं करेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? रियल गैस की इक्वेशन निकालेंगे। तो रियल गैस की इक्वेशन निकालने के लिए ये मैंने दोनों डिफरेंसेस लिख रखे थे, आप लोग को बच्चों मैंने PDF शेयर किया है, ठीक है? साथ साथ भी पॉइंट्स लिखते रहो। अच्छा, तो रियल गैस के लिए हमको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालते हैं, Z जो होता है, इसके दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये, Z का एक फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, और दूसरा फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। अब अगर इस Z की वैल्यू 1 हुई, Z की वैल्यू 1 हुई, तो PV अपॉन nRT इक्वल टू 1, यानी कि PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT है मतलब आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस है तो मतलब अगर आपसे इस केस में पूछे कोई भी सवाल, तो आप बोल दोगे कि मैम आइडियल गैस बिहेवियर है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ओके, बट अगर Z की वैल्यू, ये वाला केस, Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आई, तो या तो वो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। अगर 1 से बड़ी होगी, सॉरी पहले केस 2 वाले, पहले जो है अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है? नेगेटिव का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि Z की वैल्यू नेगेटिव है, हम बस ये बोल रहे हैं कि 1 से कम है, Z की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है? कुछ रीजन है, पूरा का पूरा रिवाइज करवा रही हूँ वापस, ठीक है? इस पे सवाल पूछने वाली हूँ थोड़ी देर में। Z की वैल्यू लेस देन 1 आ गई मतलब नेगेटिव डेविएशन, मतलब रियल वॉल्यूम इज लेस देन आइडियल वॉल्यूम, ठीक है? V रियल इज लेस देन V आइडियल। और अगर रियल वॉल्यूम कम है, आइडियली ज्यादा आनी चाहिए थी, आइडियली आनी चाहिए थी 22.4 लीटर्स अगर मैं बोलूं STP पे, और मेरी वॉल्यूम आ रही है आखिर में सिर्फ 20, 22.4 की जगह सिर्फ 20 आ रही है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, तभी वॉल्यूम कम आई है। मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आए हैं तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है? गैस अपनी कंप्रेस हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट करके सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, है ना? ओके, और अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब Z होता है V रियल अपॉन V आइडियल विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। रियल वॉल्यूम आई 25 लीटर, आनी चाहिए थी 22.4 लीटर्स एट STP, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम गैस को इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। अब हमने ये वाला भी एक ग्राफ बनाया था, Z वर्सेस P, किसी एक पर्टिकुलर गैस का एट डिफरेंट टेम्परेचर्स बच्चों, T1, T2, T3, T4, और आपसे हम पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3, T4। तो ये वाला Z इक्वल टू 1, T1 एकदम उसके पास है, तो हम लोग को LPHT, हाँ ये याद है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर पर आइडियल आना चाहिए, आइडियल मतलब Z इक्वल टू 1, तो T1 हमारा हाईएस्ट होगा, फिर T2, फिर T3, फिर T4। ओके, ओके,
नाउ अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगी, ठीक है? बस एक ग्राफ बता रही हूँ और फिर आप मुझे बताना। ये Z वर्सेस P का ग्राफ है, अगेन डिफरेंट गैसेस का एट द सेम टेम्परेचर। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा हमेशा Z ग्रेटर देन 1 है। बाकी सारी गैसेस के लिए ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, पहले Z घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ठीक है? पहले Z लेस देन 1 गया, यहाँ पर अपनी नेगेटिव डेविएशन है, और इधर वाले में पॉजिटिव डेविएशन है। ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम का Z हमेशा ही ग्रेटर देन 1 आता है? वाई? मैंने बताया लास्ट क्लास में, सोचो, दिमाग लगाओ मैम थोड़ा सा। क्योंकि मॉलिक्यूल काफी पास पास होते हैं। अरे Z ग्रेटर देन 1 आया, Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? वी रियल, अच्छा दूर दूर है ना? इसे याद कर लो ना, वी रियल अपॉन वी आइडियल होता है। फिर से बोल बेटा, सॉरी मैंने सुना नहीं, प्लीज। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है उनमें, उनके स्मॉल साइज की वजह से। वेरी गुड। हाइड्रोजन और हीलियम का साइज इतना छोटा है ना कि वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते ही नहीं है, वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस ही होते हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ, अब मुझे बताना, अगर हाइड्रोजन हीलियम में, सबको ये वाली बात तो समझ में आ गई, Z इनका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, यानी रिपल्सिव फोर्सेस है। क्यों रिपल्सिव फोर्सेस ही होंगे? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा छोटा सा साइज है ना, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत हाई होती है, तो ये हमेशा दूर दूर भागते हैं, ठीक है? ये पास पास नहीं आते। तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ? दे आर इजी टू लिक्विफाई या डिफिकल्ट टू लिक्विफाई? मैम डिफिकल्ट। इजी। डिफिकल्ट टू लिक्विफाई ना, डिफिकल्ट लिक्विफाई टू करने के लिए लिक्विफाई, तो यस मैम। मॉलिक्यूल्स Yes, पास ma'am. पास लाने होंगे, वो पास तो आ ही नहीं रहे हैं, तो हाइड्रोजन यस हीलियम मैम। एकदम डिफिकल्ट टू लिक्विफाई है। तो ये वाला ना क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, उसने क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा है कि विच गैस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, और ऑप्शंस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऐसे सब कुछ। तो आप हाइड्रोजन हीलियम देख के एकदम फटाक से क्लिक कर देना उसको कि हाइड्रोजन हीलियम को तो लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है। ओके, यहाँ पर मेरा पहला वाला सवाल जो इसके ऊपर था, जो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा एक्चुअली प्रीवियस ईयर में, इसलिए। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इस ग्राफ के बेसिस पर, हाँ, ये वाला ग्राफ जो है ना, आज की जब हम लोग इक्वेशन को स्टडी करेंगे, रियल गैस इक्वेशन, तो यही वाला ग्राफ हम लोग यूज करेंगे, कि ये वाला ग्राफ हम लोग प्रूव करेंगे कि वाकई में दिस इज ट्रू, कि यही वाली चीज एक्चुअली में अपनी आ रही है। देखो, जब एकदम बहुत ही कम प्रेशर पर जो है ना, तब तो Z इक्वल टू 1 ही होते हैं, वेरी लोवेस्ट टेस्ट प्रेशर, एकदम सबसे कम प्रेशर, तब तो जब वेरी 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 लो प्रेशर है ना, तब तो Z तो एकदम 1 के बराबर ही है, पहली चीज। दूसरे आगे देखते हैं, हमने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया, हाँ, मीडियम लो प्रेशर पे, ठीक है? तो एकदम वेरी वेरी लो था ये वाला जो है ना, ये तो वेरी 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 लो प्रेशर, ओके? सो ये वाले को तो एकदम वेरी 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 लो, ये वाले पूरा एरिया को हम लो प्रेशर मानते हैं, ये वाला एरिया जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है। जब प्रेशर लो है बच्चों, तो आ रहा है Z लेस देन 1, देखो 1 के नीचे है ना, तो प्रेशर, लो प्रेशर पर Z लेस देन 1, अगर Z लेस देन 1 है, ये है Z, V रियल अपॉन V आइडियल इज लेस देन 1, इसका मतलब रियल वॉल्यूम में जब भी प्रेशर लो है, लो प्रेशर पर Z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इसको इमेजिन करना, हाँ, अपना पिस्टन सोचो दिमाग में, ठीक है? आपने उसको एकदम ही ऊपर खींच लिया, प्रेशर बहुत लो है, ठीक है? तो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत उनके पास जगह है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, हम लोग राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, जब प्रेशर बहुत हाई हो गया, आप पिस्टन को बहुत 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 नीचे ले आए, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया आपने गैसेस के ऊपर, तो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे होंगे,
अब मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएंगे क्योंकि Z ग्रेटर देन 1 हमको दिख रहा है। लो प्रेशर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस, हाई प्रेशर पर Z ग्रेटर देन 1 रिपल्सिव फोर्सेस। ऑलराइट, यस क्लियर? मैम। गुड। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो यही हमने लिखा है बच्चों। लो प्रेशर पर Z लेस देन 1, हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1। हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, हमेशा ग्रेटर देन 1, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस ही होते हैं। अच्छा, फिर ये अपनी वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, प्रेशर को हमने करेक्ट करना पड़ा, वॉल्यूम को हमने करेक्ट करना पड़ा। A और B वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं प्रेशर या टेम्परेचर पे। an²/v² को हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, nb को हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ठीक है। अब a और b की हमने यूनिट्स आप लोग को निकालनी सिखाई थी। कौन बताएगा मुझे a और b की यूनिट्स खुद से डिराइव कर कर, बिना चीटिंग करे नोट्स में से देखकर? ए और बी की यूनिट्स क्या होंगी? ये हमारा फॉर्मूला है P + an²/v², B - nv = nRT। क्योंकि ए की यूनिट्स पे, बी की यूनिट्स पे क्वेश्चन आ रखा है, ए की क्या यूनिट्स होंगी? चेक करके बताओ क्या हो सकती हैं यूनिट्स। मैम मेंस में आ रखा था क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में, नीट में, हर उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और एक चैप्टर होता है, आई थिंक फिजिक्स में होता होगा, केमिस्ट्री में तो नहीं है, यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट्स एंड डायमेंशन Yes, ma'am. एनालिसिस करके, Ma'am. है Yes, ना। ma'am. उससे हम लोग इसकी 11. यूनिट्स निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। मतलब वो चैप्टर से कुछ पढ़ाने का नहीं है, उसके अंदर सिंपली इतना ही है, हम अगर प्रेशर अपना एटीएम में है तो एटीएम में हम जो टर्म ऐड कर रहे हैं ये भी एटीएम ही होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि 1 मीटर में 1 मीटर ही ऐड कर सकते हैं, तो एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं। तो फिर an²/v² = एटीएम होना चाहिए। ए की तो मुझे Yes, ma'am. निकालनी है, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का स्क्वायर, वॉल्यूम को लेते हैं लीटर्स, = एटीएम। तो ए अपना आ गया एटीएम लीटर Liter स्क्वायर। square upon mole square. वेरी गुड, ठीक है ना। सो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, और एक और ऐसे ही, अच्छा चलो पहले मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ और उसी से मुझे याद आया, एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। और बी की क्या यूनिट्स होगी बच्चों? Liter per Liter mole. upon mole. लीटर्स पर मोल, वेरी गुड, ठीक है। ए और बी को बोलते हैं हम लोग वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स। एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, मेंस नीट में पूछते हैं, वो सिंपली इतना पूछ लेते हैं कि प्रेशर करेक्शन टर्म क्या है। प्रेशर करेक्शन टर्म बच्चे ना गलती से लिख देते हैं ए नहीं है प्रेशर करेक्शन टर्म। प्रेशर करेक्शन टर्म है ये an² अपॉन v²। ऐसे ही वॉल्यूम करेक्शन टर्म दैट इज = nb, NB. ये है वॉल्यूम करेक्शन टर्म। गलती से बच्चों को लगता है कि अरे बी हमने वो है तो बी पैरामीटर लिख दो, नहीं, वो तो पैरामीटर अपना वैन डर वाल्स कांस्टेंट है। an²/v² is the pressure correction term और nb is the वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ठीक है। अच्छा, अब प्रेशर करेक्शन टर्म वहां पर यहाँ पर नहीं समझा रखा, ओके, बस इतना सा है, फटाफट से अब मैं बता देती हूँ। बाकी आज की क्लास यहाँ से शुरू करें बच्चों कि KTG काइनेटिक थ्योरी गैस के अकॉर्डिंग जो है मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट मास लेते थे और बोलते थे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये वाला मॉलिक्यूल ना मस्त बिंदास इस दीवार से जाकर टकरा सकता है और प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है वॉल पे, फोर्स पर यूनिट एरिया वाला, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है इस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल से। इस मॉलिक्यूल तो, ये वाला मॉलिक्यूल तो ऐसे बिहेव कर रहा है कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं इस वाले मॉलिक्यूल पर बाकी वाले मॉलिक्यूल से। तो ये मस्त बिंदास जाके वॉल से टकराएगा। लेकिन
रियल गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल्स है ना वो परफेक्टली राउंड हार्ड स्फीयर्स हैं। तो हो क्या रहा है, ये वाला ए मॉलिक्यूल जब भी दीवार से टकराना चाह रहा है, वॉल से टकराकर प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ना ए को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ए जितनी जोर से इस दीवार से टकराना चाहता था, कोलाइड करना चाहता था, वो कर ही नहीं पा रहा है। इस मॉलिक्यूल को बाकी सारे मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ पीछे खींच रहे हैं। तो ये जितना प्रेशर एक्सर्ट करना चाहता था वॉल पर, उतना एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है। हेंस रियल प्रेशर इज लेस देन आइडियल प्रेशर। तो रियल प्रेशर में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, प्रेशर करेक्शन टर्म, कि वो आइडियल प्रेशर के बराबर हो जाए। और ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है, इसको हमने पाया एक्सपेरिमेंटली कि ये डिपेंड करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, एंड ये प्रेशर करेक्शन टर्म उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी कोलिजन्स हो रही हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जैसे डेंसिटी अपना मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी की बात करें तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेशर करेक्शन टर्म हमारा N/V के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। कहाँ लिखा है? ओके, प्रेशर करेक्शन टर्म N/V के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और वो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल आप हटाओगे तो AN²/V²। ऐसे आता है अपना प्रेशर करेक्शन टर्म। और ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है A, दिस इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ज्यादा A की वैल्यू होगी। अच्छा, इसी बेसिस पर मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर मेजर ऑफ लिक्विफैक्शन मतलब अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ सकते हैं। इसका मतलब वो उतनी ज्यादा इजिली लिक्विफाई हो सकते हैं। जिसका ए सबसे ज्यादा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, और उसका लिक्विफैक्शन होना बहुत ही आसान। करेक्ट? लिक्विफैक्शन इज, क्या मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लिक्विफैक्शन पढ़ाना है ना आज, तो लिक्विफैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इज दैट राइट? जिस Yes. गैस के लिए ए बहुत हाई Yes, होगा ma'am. वो लिक्विफाई बहुत इजीली हो जाएगी, है ना? ओके, सो ये हमने कुछ एग्जांपल करे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आप लोग को पता ही है। यहाँ पे लिख देती हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप मेजर कर सकते हो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, आयन डाइपोल, इन सब चीजों से आप मेजर कर लोगे, है ना? ऐसे ही अपना था वॉल्यूम करेक्शन टर्म। वॉल्यूम करेक्शन टर्म का मतलब ये है कि पहले तो मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास थे तो वो बिल्कुल भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। बट जब आपने उनको परफेक्टली वो राउंड हार्ड स्फीयर्स मान रहे हो तो वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को फ्री मूवमेंट के लिए कितनी जगह मिल रही है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स है ना, उसको हम बोल देंगे NB, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स और B जो है अपना वैन डर वाल्स कांस्टेंट। उसको निकालने का हमने तरीका समझा था कि जब दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो वो ऐसे करके मान लो, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो हम उसको इस तरह कर कर एक स्फीयर जैसा बना लेते हैं। तो इस जिसकी वॉल्यूम होगी, जहां पर दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसको हम 4/3 पाई, टोटल 2r बनता है, तो 2r द होल का क्यूब ये ले लेते हैं। और फिर वॉल्यूम एक्सक्लूडेड 2 मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी थी, 1 मॉलिक्यूल के लिए दिस डिवाइड बाय 2 लेंगे, 1 मोल के लिए इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दो, और 1 मोल के लिए इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दो, और n मोल्स के लिए
इंटू एन कर दो, ठीक है, ये डेरिवेशन थी। तो ये अपना फाइनल रिलेशन आ गया। आई थिंक यहाँ तक हमने कवर किया था। तो ये बच्चों हमारी, चलो अब यहाँ से आज की क्लास शुरू करते हैं, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन डेरिवेशन करनी है। ये हमारी आ गई रियल गैस इक्वेशन, द रियल गैस इक्वेशन जो कि हमारी है। अब इस रियल गैस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग Z की वैल्यू निकालेंगे, रियल गैस इक्वेशन के बेसिस पर, और हम ये प्रूव करेंगे कि जब भी प्रेशर लो हो तो Z लेस देन 1 आता है, और जब प्रेशर हाई हो तो फिर Z ग्रेटर देन 1 आता है। लेट्स स्टार्ट। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ Z। ठीक है, हमको Z निकालना है। पहली कंडीशन व्हेन लो प्रेशर, व्हेन नहीं, आई थिंक एट लो प्रेशर है ना, एट लो प्रेशर, जब हमारा प्रेशर लो हो, ये वाली इक्वेशन है। जब प्रेशर लो हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं प्रेशर लो तो वॉल्यूम बहुत बहुत हाई, ठीक है, तो उस केस में बोल देते हैं कि वॉल्यूम इज वेरी हाई, और वॉल्यूम क्योंकि प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई होगी ही, तो वॉल्यूम इज वेरी हाई, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि V माइनस NB इज ऑलमोस्ट इक्वल टू V, क्योंकि ये भी इतना बड़ा है ना, कि ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें से NB हटाया, वॉल्यूम कंटेनर की इतनी ज्यादा हो गई, अभी प्रेशर बहुत ही कम है, आपने पिस्टन को बहुत ही ऊपर खींच लिया, ऐसे करके सोच लो, तो वॉल्यूम कंटेनर की बहुत ही ज्यादा हो गई, कंटेनर की वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि हम उसके कंपैरिजन में NB वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं, कि ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, तो V माइनस NB एकदम अपना जीरो की तरफ आ गया। ओके, नाउ लेट्स राइट दिस। Okay, volume is very high, V minus NB is almost equal to V। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो गया P प्लस A, N को ना मैं 1 मान के चल रही हूँ, फॉर 1 मोल कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है, N इक्वल टू 1 कर रही हूँ, A इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन V स्क्वायर, और ये V माइनस NB को हमने सिंपली V ही लिख दिया, दिस इज इक्वल टू RT। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, P इंटू V, A बाय V स्क्वायर इंटू V, A बाय V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT, और इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रही हूँ। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना है, कोई रिपीट करूँ? मैम मैम ये 1 मोल क्यों लिया है? ये एक्चुअली सिर्फ कैलकुलेशन अपनी आसान करने के लिए, और कोई रीजन नहीं, यस बस कैलकुलेशन अपनी सिंप्लीफाई हो जाए। मैम, थोड़ा नोट कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो मैं एक मिनट ये हटा देती हूँ। मैम ये PDF आपने ग्रुप में सेंड कर रखा होगा ना? आई थिंक यस कर रखा होगा, वैसे मैं आज की क्लास के बाद दोबारा से भी पूरा का पूरा सेंड करूंगी। ऑलराइट, यस तो मैम। अगर नहीं भी हुआ तो तुमको Done, आज ma'am. दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। यस मैम। Okay, so I'll go to the next page. Let's go Control V और हटा देती हूँ। अच्छा, ये हो गया अपना। अब इसके अंदर यहाँ पर V और ये वाला 2 कट जाएगा, तो फिर PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT। हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड द इक्वेशन बाय RT ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जिससे कि आपका कोई भी चेंज ना हो, कुछ भी अपना ये आ गया PV अपॉन RT प्लस A अपॉन VRT इज इक्वल टू RT अपॉन RT, और ये RT बाय RT हो गया 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ PV अपॉन RT। ओके, हमारा Z था PV अपॉन
nRT ये हमारा, और n को हम 1 मान रहे हैं, तो z हो गया PV अपॉन RT। ठीक है, यही वाला z इज इक्वल टू PV अपॉन RT मैंने यहाँ लिख दिया, z प्लस A अपॉन VRT इज इक्वल टू 1, तो z आ गया 1 माइनस A अपॉन VRT। क्या ये सबको कैलकुलेशन समझ में आई? यस मैम। यस मैम। बच्चों अब बताओ मुझे, इसको देखकर z की वैल्यू 1 में से हम कुछ घटा रहे हैं, z की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस समथिंग, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस केस में ऑलवेज z विल बी लेस देन 1, क्योंकि 1 में से आप कुछ Yes, घटा रहे हो, चाहे 0.1 भी घटाओ, तो z की वैल्यू लेस देन 1 आई। अच्छा, अब देखो, रिमेम्बर z की वैल्यू लो प्रेशर पर z लेस देन 1 है, और Yes, ma'am. यही वाली चीज हमारे ग्राफ में भी थी, लो प्रेशर पर z लेस देन 1, तो इसका मतलब हमारी डेरिवेशन इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी, अपना डेरिवेशन लो प्रेशर पर z लेस देन 1 आ रही है। क्लियर? सबको समझ में आया? ग्राफ से हम लोग इसे कोरिलेट कर लिया कि अपना बिल्कुल कैलकुलेशन करेक्ट है, क्योंकि ग्राफ तो ऐसा मन में छप जाता है ना, याद रहता ही है। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं दूसरा वाला केस, केस नंबर 2। तब लो प्रेशर था, नाउ लेट्स फाइंड इट फॉर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर अपना इक्वेशन लिखते हैं, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, B माइनस NB इज इक्वल टू nRT। और हाई प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत हाई है तो हम क्या बोल देते हैं, एट सच अ हाई प्रेशर P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू P, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हाई है ना, प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर आप ये कुछ ऐड भी करोगे ना, प्रेशर इतना हाई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत ही कम हो जाता है। सच बताऊं तो A की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। आप ऐसे करके सोच लो, या फिर ऐसे सोच लो कि दिस प्लस दिस थिंग ना इक्वल टू P आता है, कि P की वैल्यू बहुत हाई है, कैसे भी आप समझ सकते हो। तो हम ये P के ही बराबर है, अब इस इक्वेशन को लिख देंगे, P V माइनस NB is equal to nRT। अगेन फॉर 1 मोल निकाल लेते हैं, लेट्स टेक n इक्वल टू 1 मोल, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। PV माइनस n की वैल्यू 1 है, तो BP इज इक्वल टू RT, और फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड बोथ साइड्स बाय RT, तो फिर PV अपॉन RT माइनस BP अपॉन RT इज इक्वल टू RT बाय RT 1 हो गया। और इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और PV by RT को अगेन आई कैन राइट Z माइनस BP अपॉन RT इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1 प्लस BP by RT। यहाँ से यस, Z ग्रेटर देन 1, Z अपना ग्रेटर देन 1, और यही हमको चाहिए था कि Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए एट हाई प्रेशर। तो अपना इधर भी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों केसेस समझ में आ गए, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक है, अब इसके बेसिस पर अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? नो मैम। नो मैम। गुड, नो ठीक है। मैम। अब वेरी गुड बच्चों, अब हमारा तीसरा केस करते हैं, केस नंबर 3, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत हाई है उसमें दो केस ले लेते हैं। लो प्रेशर वाला, लो प्रेशर पर Z की वैल्यू थी 1 माइनस A अपॉन VRT। लो प्रेशर पर Z की वैल्यू है 1 माइनस A अपॉन VRT। अब एक बात बताओ, जब भी टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो डिनोमिनेटर में T की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई,
और अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है तो a अपॉन वी आर टी की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, तो इसको क्या मैं लगभग लगभग 1 बोल सकती हूँ? क्या आया समझ में? Yes. सिंपल Yes, मैथ्स है ma'am. ना। इसकी वैल्यू बहुत हाई, टेम्परेचर ये वाला बहुत ज्यादा है, तो एनीथिंग अपॉन नीचे अगर बहुत बड़ा नंबर हो कि 1 लाख हो तो वो 0.0001 हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब z की वैल्यू अगर एकदम 1 के आसपास आ गई तो आइडियल गैस बिहेवियर। हाई Yes. टेम्परेचर पर आइडियल गैस है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर आइडियल गैस, और ऐसे ही हाई प्रेशर पर भी देख लो, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 प्लस BP अपॉन RT। BP अपॉन RT 1 प्लस BP अपॉन RT है, और जब BP अपॉन RT इधर भी टेम्परेचर की वैल्यू अगर बहुत हाई है तो वो भी 1 आ गया। तो हाई टेम्परेचर पर डेफिनेटली आइडियल गैस बिहेवियर ही होगा। हाई टेम्परेचर पर डेफिनेटली आइडियल गैस बिहेवियर ही होगा। डन। सबको सीख थर्ड के साथ कि जब टेम्परेचर हाई है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्रेशर लो हो या हाई हो। लो प्रेशर पर भी एडिशनली, अभी वेरी वेरी लो प्रेशर वाला केस दिखा रही हूँ। वेरी वेरी लो प्रेशर जहां पर मैंने ये लिखा था, कहाँ गया? नहीं यहाँ नहीं था। हाँ, ये वेरी वेरी लो प्रेशर पे z इक्वल टू 1, ये वाला एरिया वेरी वेरी लो प्रेशर पर, ठीक है, वो वाला करके दिखा रही है। तो अब देखो यहीं पर ही कर देती, वो बहुत छोटा सा है, वो एक्चुअली केस है नहीं, मैं बस बताने के लिए समझाने के लिए बता रही हूँ। वेरी 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 लो प्रेशर, ठीक है, जब बहुत बहुत है तब मैंने कहा था कि सारी गैसेस की प्रेशर इतना लो है ना, इतना 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 लो कि बिल्कुल ए को भी हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एकदम निग्लेक्टेड। मॉलिक्यूल्स इतने फार अपार्ट है ना, ऐसे करके लिख देते हैं कि मॉलिक्यूल्स वेरी फार अपार्ट, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत 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 दूर है कि आप कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही बी प्रेशर इतना 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 लो है कि ये भी नेग्लिजिबल है, कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम आप बोलोगे ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा लो है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इतनी ज्यादा वॉल्यूम, इतनी ज्यादा हो रखी है वॉल्यूम कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ए को भी निग्लेक्ट कर दो, बी को भी निग्लेक्ट कर दो, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT होता है। ए को भी निग्लेक्ट कर दिया, बी को भी निग्लेक्ट कर दिया, तो अपना सिंपली PV इक्वल टू NRT, Z इक्वल टू 1। PV इक्वल टू NRT आ रहा है, इसका मतलब Z इक्वल टू 1 है। तो फिर आइडियल गैस बिहेवियर। मैम डी वाला एक और बार समझा दें। हाँ, डी वाला केस ना बच्चा, एक्चुअली में कोई केस नहीं है, लेकिन ये बस उसके लिए है कि जो हमारा ग्राफ के अंदर ये वाली जगह थी, ये वाला वेरी वेरी लो प्रेशर पे, तब हम सब गैसेस का बोलते हैं कि ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर ही है, इधर Z इक्वल टू 1 है सबके लिए। तो वेरी वेरी जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो, बहुत ज्यादा प्रेशर लो, उस केस में Z की वैल्यू 1 कैसे आती है, ये वाली चीज समझा रही हूँ। तो ये वाला केस एक्चुअली एज सच है नहीं, लेकिन अगर हम समझना चाहें अपनी इक्वेशन से तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि प्रेशर इतना ज्यादा लो है ना, वेरी वेरी प्रेशर बहुत लो है, प्रेशर इतना ज्यादा लो है कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, प्रेशर बहुत कम है। मतलब सोचो कि ये अपना था पिस्टन और आपने क्या किया इसमें, ये ऐसे करके बहुत ही दूर है कि मॉलिक्यूल्स ना एकदम फार अपार्ट है, इतना दूर है ना कि वो आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और ये तो नापता ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को है। तो अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा दूर हैं, प्रेशर बहुत लो है, आपने पिस्टन को मैक्सिमम ऊपर तक खींच रखा है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर है, तो इतने ज्यादा दूर है तो ए को आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हो कि ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ऐसे ही प्रेशर इतना कम है, वॉल्यूम इतना ज्यादा है, क्योंकि लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम हाई हो गई ना, तो वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई है कि मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम भी
जो V माइनस MB होता है उसमें NB लेते हैं ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ये वॉल्यूम इतनी ज्यादा है कि इसमें से आप NB जब भी घटाओगे भी तब भी वो ऑलमोस्ट V के ही बराबर आएगा। तो जो कि 10 लाख लीटर में से आप 1 लीटर हटा भी लो तो वो इतना 9,99,999 लीटर जो हुआ वो ऑलमोस्ट V के ही बराबर है, 10 लाख लीटर के ही बराबर है। तो अब ऐसे V, तो अब NB को भी इग्नोर कर दिया, इसको भी इग्नोर कर दिया, तो PV इक्वल टू NRT आ गया। और हमने तो Z का यही वाला फॉर्मूला सबसे पहले सीखा था, Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। तो Z की वैल्यू फिर से 1 ही आ रही है, Z इज इक्वल टू 1 मतलब आइडियल गैस। ठीक है, तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो और हाई टेम्परेचर, हर केस में Z की वैल्यू 1 ही आती है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो करवा देती हूँ, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? यस मैं आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। सो नहीं, पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ना फिर मुझे टेंशन रहेगी कि चैप्टर खत्म नहीं हुआ। आज की क्लास के अंदर मैं चैप्टर फिनिश करना चाहती हूँ पहले। ठीक है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के अंदर हम लोग बनाते हैं, लेट मी राइट दिस, एंड्रयूज आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स कौन से ग्राफ होते हैं? कांस्टेंट क्या होता है तब? टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर। वेरी गुड, ओके। सो हमने ना एनसीईआरटी वाला ग्राफ बना रही हूँ बच्चों। एनसीईआरटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। एक बात बताओ, अगर जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ था वो ऐसे करके आता था बॉयल्स लॉ के लिए, जब प्रेशर बहुत हाई होगा तो वॉल्यूम लो होगी, और प्रेशर जब भी लो होगा तो वॉल्यूम बहुत हाई होगी, है ना? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये अपना बॉयल्स लॉ वाला था, है ना? तो बॉयल्स लॉ से हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए P वर्सेस V वाला ग्राफ बनाया at different temperatures, at different temperatures, okay? तो उसको लिए मुझे 1 सेकंड देना, हाँ, थोड़ा सा। हाँ, ये अच्छा नहीं बना, 1 सेकंड। एक ना ऐसा बेल जैसा बनाने का, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा। ठीक है, ये ऐसा आपने उल्टा यू जैसा बना लिया। अब ये चीज देखो, इसके अंदर मैं ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, T1, T2, T3, T4, T5, और जो वैल्यूज एनसीईआरटी में लिखी है वही वाली वैल्यूज भी लिख रही हूँ। 13 डिग्री सेल्सियस ये वाला, फिर 21.5 डिग्री सेल्सियस, T3 है 30.98 डिग्री सेल्सियस, फिर 31.1 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, ओके, और इसको नाम दे देते हैं। इसका ये वाला है B और ये C और BC, और यहाँ पर इसको नाम दिया A और इसको नाम दिया D, ABCD। ओके बच्चों, ग्राफ बन गया। ठीक है, मैं शुरू करूं, सबको ग्राफ में समझाती हूँ। एक हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लुक एट द स्क्रीन नाउ। अच्छा देखो, ये वाला जो T5 वाला है, जब टेम्परेचर हाईएस्ट है, देखो 50 डिग्री, ऑलमोस्ट आइडियल गैस जैसा लग रहा है। थोड़ा मेरा ग्राफ इतना अच्छा नहीं बना, आई एम सॉरी फॉर दैट,
लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा सा कर्व बन रहा है आइडियल गैस जैसा सा। ये चीज थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो बच्चों? चार्ट में किसी ने कुछ लिखा है? ओके थैंक यू करीना। ठीक है, अच्छा देखो ये वाला बेटा ऐसा सा ग्राफ ऑलमोस्ट बॉयल्स लॉ जैसा लग रहा है, ऐसा थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो आप लोग? यस मैम। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर तो बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ यहाँ से T1 से। जब भी टेम्परेचर लो है आपको याद क्या रखना है? फिर से लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती है। आइडियल गैस बिहेवियर आएगा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम A टू B। हम क्या कर रहे हैं? A से B की तरफ चलते हैं। A से जब हम B की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि जैसे से हम वॉल्यूम घटाते जाएंगे, A से D की तरफ जा रहे हैं तो आप ऐसे राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, मतलब धीरे धीरे वॉल्यूम आप कम करते जा रहे हो। तो हो क्या रहा है? AB जो है कर्व AB, यहाँ पर तो अपनी जो गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर A टू B गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। एक कंटेनर है हमारा, मैं शुरू से बोलूं तो, जिसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भर दी पूरी की पूरी। अब मैं अलग अलग टेम्परेचर्स पर उसके लिए प्रेशर वॉल्यूम कर्व बना रही हूँ। अलग अलग टेम्परेचर्स पर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने में वॉल्यूम अपनी घट रही है, और जो वॉल्यूम घट रही है उसके साथ जो प्रेशर वेरिएशंस है वो हमने इसके ऊपर बना लिया। सबसे पहले अब मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 AB में तो हमारी जो CO2 है ना वो गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रही है, कि सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एट द पॉइंट B जब हम और वॉल्यूम घटा रहे हैं, हाँ A से B मतलब इधर ये जो उल्टा U जैसा जो बना रखा है बेल शेप जैसा, इसके अंदर हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ? BC में थोड़ी थोड़ी गैस के मॉलिक्यूल्स ना, CO2 जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में आने लग गए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? गैस और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में है, कि थोड़ा थोड़ी हमको B से थोड़े थोड़े से CO2 लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गया। देखो टेम्परेचर बहुत लो है और हम लोग इधर की तरफ चल रहे हैं, हाँ लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो हम लोग वॉल्यूम घटाते जा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग घटा रहे हैं, पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हैं, वॉल्यूम कम होती जा रही है, मॉलिक्यूल्स पास आते जा रहे हैं। ऐसा आप सब लोग ना ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करना अपने मन में। एक सोचो एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी और टेम्परेचर फिक्स कर दिया 13 डिग्री सेल्सियस पर, सबसे नीचे वाला कर। अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो? वॉल्यूम घटा रहे हो, मतलब पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हो। अब धीरे धीरे पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हो, नीचे पुश कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आते जा रहे हैं। पहले तो पूरी की पूरी AB देखो सिर्फ गैस ही गैस, सिर्फ गैस और कुछ भी नहीं। पर जैसे आपने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आते जा रहे हैं, तो B से C के बीच में यहाँ पर ना गैस और लिक्विड वेपर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि गैस और लिक्विड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस स्पीड से गैस लिक्विडिफाई हो रही है, थोड़े से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कि B to C तक अपना जो है बच्चों गैस और लिक्विड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। अब और वॉल्यूम घटाते गए C पर आ गए। C पर ना बहुत सारी लिक्विड हो गया। अब C to D जो है CD में लिक्विड स्टेट ही है, मतलब सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हो गई, वॉल्यूम इतनी ज्यादा घट गई, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब सारी लिक्विड स्टेट ही एग्जिस्ट कर रही है। तो C के बियॉन्ड इस टेम्परेचर पर T1 पर सिर्फ लिक्विड स्टेट ही एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही T2 पे देखो 21.5 डिग्री सेल्सियस पर पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना गैसेस ही थी। ठीक है, इसको भी आप कुछ नाम देख सकते हैं, ABCD है ना, तो E F G और ऐसे ही H। तो EF वाली जो है स्टेज, EF पर तो बच्चों सिर्फ कौन सी स्टेट होगी? गैसियस, करेक्ट? गैसियस। मैम गैसियस है,
F2G के अंदर जो ये वाला अपना जो उल्टा यू है, इसके अंदर लिक्विड और वेपर्स का, गैस का इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर गैस थोड़ी थोड़ी सी लिक्विफाइंग लग गई, गैस और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। G पे अपना जो है पूरी की पूरी गैस लिक्विफाई हो गई। जो T3 है ये है अपना क्रिटिकल टेम्परेचर TC। ओके, T3 तक तो है ना अपना, यहाँ तक जो है इधर तक ना इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इतना तक। इसके बियॉन्ड, इस T3 के ऊपर जितने भी टेम्परेचर्स है वहां पर सिर्फ गैसियस स्टेट ही है। और अगर सिर्फ गैसियस स्टेट ही है तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ हुआ, इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हुई। और हमको तो पहले से ही पता है हाई टेम्परेचर तो आइडियल गैस है कि नहीं, टेम्परेचर Yes, कम होगा तभी तो रियल गैस होगी, तभी Yes, तो वो ma'am. लिक्विफाई हो सकती है। थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ यहाँ से। आई होप मैम बच्चों Yes, ma'am. डिफिकल्ट है समझानी, आई होप समझ में आई हो। रिपीट करूं? T3 T3, ओके, T3 पे मैं बता रही हूँ। T3 पर जो है ना यहाँ तक ही हमको इक्विलिब्रियम 30.98 डिग्री सेल्सियस जो मैंने लिखा है ना, यहाँ तक ही इक्विलिब्रियम अवेलेबल है कि गैस, मतलब दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पर हमको CO2 लिक्विड स्टेट में मिल सकती है। इसके ऊपर तो गैसियस ही होगी। तो T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पर हमको गैस लिक्विड स्टेट में मिल सकती है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि T3 के ऊपर जैसे कि T4 और T5 है, ये इनको हम बॉयल्स के लिए कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ एकदम मस्त परफेक्टली फॉलो हो रहा है, तो बॉयल्स टेम्परेचर जैसा मान लो कि इसके बियॉन्ड T3 के ऊपर अपना बॉयल्स टेम्परेचर होगा। T4 T5 पर रियल गैस बिहेव कर रही है आइडियल गैस की तरह ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर कम हो ज्यादा हो, थोड़ा ग्राफ इतना अच्छा नहीं है, हाँ ग्राफ अपना एनसीईआरटी से अच्छा वाला देखना, ठीक है। और वो पक्का पक्का एकदम आइडियल ही है क्योंकि वहां पर तो एकदम मस्त बिंदास बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है। सिर्फ T3 के नीचे गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। रियल गैस उसके ऊपर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है ओवर वाइड रेंज ऑफ, हम बोलते हैं लो बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। अब ये तो था थ्योरी, अब इसके ऊपर ना एक दो फॉर्मूले हैं वो मैं लिखाती हूँ, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला इज बॉयल्स टेम्परेचर का, BOYLE, बॉयल्स टेम्परेचर का। तो बॉयल्स टेम्परेचर को TB से रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज इक्वल टू A अपॉन RB। A और B अपने वैन डर वाल्स कांस्टेंट है और R हमारा है गैस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. इसकी जो डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन जो है अगर किसी को चाहिए हो तो मैं अपने नोट्स में से फोटो खींच के भेज दूंगी, बट इसकी डेरिवेशन इज ओनली फॉर IIT एडवांस लेवल, हमारे मेंस और नीट के लिए नहीं है। तो जो बच्चे जब भी एडवांस के लिए तैयारी करेंगे उसके लिए जब करवाना होगा तब उसके डेरिवेशन वगैरह बताऊंगी। अभी के लेवल के लिए हमारे लिए फॉर्मूला इनफ है। नेक्स्ट, ये तो था बॉयल्स टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं TC से। क्रिटिकल टेम्परेचर ये वाला T3 वाला, ओके, T3 वाला, इसको आप लिख सकते हो द temperature above which a gas cannot be liquefied, above which a gas cannot be liquefied, ठीक है। और इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती हूँ बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB, क्रिटिकल टेम्परेचर। बिकॉज आखिरी बार जो है ना गैस हमको लिक्विड फॉर्म में यहीं पर दिखी, इसके ऊपर तो आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी और आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी तो हमको गैस CO2 गैसियस स्टेट में ही मिलेगी, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो आखिरी वाला टेम्परेचर, लास्ट टेम्परेचर जहां तक हमको CO2 लिक्विड स्टेट में मिल सकती है, इसके ऊपर वो गैसियस स्टेट में ही मिलेगी, ठीक है। और ये सिर्फ CO2 के लिए बनाया है, सारी गैसेस के लिए बना सकते हैं हम लोग। एंड्रयू ने CO2 के लिए बनाए थे, एनसीईआरटी में CO2 दे रखे हैं तो मैंने इसके लिए यही वाला बना दिया, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर और इसके बाद नंबर 3 ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर बोल देते हैं हम लोग, क्रिटिकल प्रेशर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
P सबस्क्रिप्ट C से प्रेशर ऑफ गैस, जिसको आप बोल देते हो प्रेशर ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, और PC का फॉर्मूला इज इक्वल टू A अपॉन 27R, सॉरी R नहीं है, A अपॉन 27 B स्क्वायर, और लास्ट में 1 2 3 4 क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, और आखिरी वाला हो गया क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम को VC बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, और VC का फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू 3V। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एंड्रयूज आइसोथर्म्स। ठीक है, और इसी के बेसिस पर 2 मिनट का बचा सिर्फ। एक और चीज बच्चों, ये वाली लिख ली सब लोगों ने, मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, note ma'am. कर रही थी। ठीक है, ओके, मैम थोड़ा कर हाँ कर ले बेटा। Yes, ma'am. डन में चल गुड, ओके। चल अब एक बात बताओ, जो ऐसा करो, इसी फॉर्मूले के यही आपको जो टर्म्स लिखे हैं इसके बेसिस पर क्या आप लोग मुझे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू निकाल कर दे सकते हो? Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT 1 मोल के लिए, Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT, और मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे Z की वैल्यू निकाल कर बता सकते हो? ऐसा करते यही लिखती हूँ। हाँ ओके, कंफ्यूज मत होना। Z को हम बोल सकते हैं क्रिटिकल कंडीशंस पे, हाँ, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, R तो कांस्टेंट है, ये चीज ठीक है, और PC की वैल्यू डाल देंगे हम। एक्चुअली बहुत खिचड़ी बन रही है, मैं नेक्स्ट पेज पे ही चलती हूँ। ओके, सो Z इज इक्वल टू क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, R अपना कांस्टेंट है, क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला है A अपॉन 27B स्क्वायर, A अपॉन 27B स्क्वायर, क्रिटिकल वॉल्यूम 3B, क्रिटिकल वॉल्यूम 3B, R नीचे एज इट इज आ गया, और क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला है 8A अपॉन 27RB। अब देखो काटा पीटी कर लेते हैं, B और B स्क्वायर गया, और ये R से R गया, और ये 27 से 27 गया, A से A गया, बचा क्या? Z इज इक्वल टू 3/8, एंड 3/8 इज लेस देन 1। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बताओ मुझे, जब Z लेस देन 1 आता है तो V रियल अपॉन V आइडियल लेस देन 1, और अगर Z लेस देन 1 है मतलब V रियल इज लेस देन V आइडियल, इसका मतलब गैस कैन बी लिक्विफाइड। हमने यही पढ़ा है, attraction तो मस्त, हमको तो पता ही था, यही हम लोग कह ही रहे थे कि क्रिटिकल वाली जो कंडीशंस होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई कर ही सकते हैं। तो अगर लेस देन 1 आ रहा है तो बिंदास हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में हमारी गैस, मतलब जो CO2 है वो एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है कि नहीं? तो बिल्कुल हमारा सारी की सारी डेरिवेशंस, कंक्लूजन्स वगैरह बिल्कुल करेक्ट है कि Z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है क्रिटिकल पे, इसका मतलब लिक्विड स्टेट में हमको CO2 मिल सकती है, एंड वी हैव डन दिस फॉर CO2, वी कैन डू इट फॉर अदर गैसेस आल्सो। क्लियर सब लोग को? Yes, ma'am. गुड। अब लिक्विफैक्शन का ही लास्ट चीज बच्चों, इस पे ना क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़े से कभी कभी, मतलब ना, इसलिए ये वाली चीज समझना जरूरी है। तो इसलिए मैं लिख रही हूँ कि लिक्विफैक्शन के लिए ना कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं लिख रही हूँ कि लिक्विफैक्शन, द फैक्टर्स ऑन विच लिक्विफैक्शन ऑफ अ गैस डिपेंड्स। नंबर 1, पहला फैक्टर इज, मैं बोल सकती हूँ एक तरह से, लिक्विफैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नापने का तरीका। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब A ज्यादा हुआ,
ए अगर ज्यादा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, लिक्विफिकेशन ज्यादा। मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो मस्त लिक्विफाई हो जाएगी। करेक्ट। यस मैम। अच्छा, ऐसे ही दूसरा, जितना हो सके ना सही इमेजिन करके भी सोचा करो, कि जितना थोड़ा सा ना विजुअलाइज करके कि ऐसा हो रहा है। लिक्विफैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अब बी होता है हमारा साइज, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा हुआ, ठीक है, ये बी की वैल्यू हमारी छोटी, लेते छोटा वाला मान के समझ के चलते हैं। अभी अगर बी का साइज बहुत, मतलब मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है, तो मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी चीजों को ऐसा सोचो अरेंज करना आसान होता है ना एक स्ट्रक्चर में। मॉलिक्यूल्स, हमारी पैकिंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, बहुत इजीली हम लोग पैक कर सकते हैं। जितने छोटे होंगे ना मॉलिक्यूल्स, उतना उनको पैक करना आसान होगा। इंस्टेड अगर बहुत बड़े हुए, मतलब लेट्स से, तो पैक करना आसान होगा, तो लिक्विफाई करना आसान होगा, कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अगर बी की वैल्यू ज्यादा हुई, लेट्स से मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, सोचो ऐसा करके सोचो कि बड़े बड़े पत्थर जैसे हो गए, रॉक्स जैसे बड़े बड़े, मतलब रॉक्स कुड बी बैड टू से, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स तो छोटे छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो मतलब कोई बड़ी बड़ी चीज होगी, तो ऐसे छोटे बच्चों के वो ले लो, एक होता है कंचे, सोच लो कि कंचों को अरेंज करना कितना आसान होता है। कंचे खेले हैं कभी बचपन में, देखे? यस मैम। उनको छोटे उनको अरेंज करना कितना आसान होता है। और वही तुम ले लो बड़ी सी बास्केटबॉल, उसको अरेंज करोगे तो कितने गैप्स रह जाएंगे, कितनी स्पेसेस बच जाएंगी, है कि नहीं? तो जितना बड़ा साइज होगा तो पैक करना उतना मुश्किल होएगा ना। मैं ऐसे करके लिखती हूँ, ओके, सो लेट मी राइट दिस डाउन लाइक दिस, कि जितना, मतलब ओके, जितना मॉलिक्यूलर साइज छोटा, मॉलिक्यूलर साइज जितना छोटा होगा, मतलब बी छोटा हुआ, ठीक है, तो उतनी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, और जितनी ज्यादा पैकिंग बढ़ जाएगी तो लिक्विफैक्शन उतनी हाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में आ सकता है। वही दूसरी तरफ, अगर ऐसे हैश टैग लिख देती हूँ, ऐसी तरह लेती हूँ, अगर साइज ज्यादा हुआ तो मतलब बी ज्यादा हुआ, बी ज्यादा हुआ तो पैकिंग अपनी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, पैकिंग विल बी बैड, पैकिंग विल बी बैड, तो इसका मतलब लिक्विफैक्शन पुअर होगी, तो वो लिक्विड स्टेट में हमको लिक्विफाई करना टफ होगा। थोड़ा सा इमेजिन कर पाए, कंचों के बीच में सोच लो कि स्पेसेस बहुत ही कम होती है, मतलब मस्त पैकिंग हो सकती है, और मैं बड़ी बड़ी बास्केटबॉल रख दूं तो उसको कैसे अरेंज करोगे? डन। लिक्विड स्टेट में थोड़े से मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर्ड, एक अरेंजमेंट में, मतलब पास पास आ रहे हैं ना, इसलिए 1 सेकेंड पैरामीटर, और ऐसे ही लाल पेन से कर दूं, थर्ड पैरामीटर, लिक्विफैक्शन is directly proportional to critical temperature, और critical temperature का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, 8A/27 RB। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, मतलब दो गैसेस हैं, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक का है 90 डिग्री सेल्सियस। अब समझो 90 डिग्री सेल्सियस को, उसको लिक्विफाई करना कितना आसान है भाई, मतलब वो जो है कितना इजिली लिक्विफाई हो जाएगी, वो अटेन करना कितना आसान है। और अगर एक का -10 ले लो, तो उतना ज्यादा टेम्परेचर को लोअर कर पाना बड़ा टफ है ना, तो उसको लिक्विफाई करना बहुत टफ हो जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसको अटेन करना आसान हो जाता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना आसान होगा। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। यहाँ पर अपना चैप्टर हो गया फिनिश। अब क्या हम इसके न्यूमेरिकल शुरू कर लें? कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई डाउट्स है? बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये, हमने स्टार्ट किया था सारे लॉज से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और शुरू में पहले वो समझे थे कि प्रेशर को ATM, टॉरिसली, MMHG, पास्कल, जिसमें हवा भरते हैं कार के टायर में, PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, वो सारी की सारी टर्म सीखी थी, वॉल्यूम कन्वर्जन टर्म सीखी, टेम्परेचर का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, वो स्केल समझा। उसके बाद हमने समझा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गेल-यूसैक्स लॉ, फिर कंबाइंड गैस लॉ। उसके बाद एक चीज समझी थी, 3 टाइप्स ऑफ कंटेनर्स होते हैं, ओपन कंटेनर,
क्लोज कंटेनर में रिजिड और मूवेबल क्लोज कंटेनर, और फिर एंड में कनेक्टेड कंटेनर्स पढ़े हमने। फिर हमने पढ़े डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन, उसके लॉज पढ़े। और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी के बाद रियल गैसेस, और आज की क्लास। ठीक है, ये अपना यहाँ पर अपना चैप्टर होता है फिनिश। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इसका आंसर कौन बताएगा? और अब मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ जिससे कि मुझे नजर आता रहे कि कौन फटाफट से बच्चा आंसर करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कौन बोला ये? अनुभव? अनिकेत? मैम अनिकेत, अनिकेत, वेरी गुड बच्चे। सबको समझ में आया? एक को इतनी देर से मैं यही बोले जा रही हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? वेरी इजी क्वेश्चन। और देखो 2018 का क्वेश्चन है, मतलब कितना मैम मेंस रिसेंट का क्वेश्चन और कितना हलवा क्वेश्चन था, मैम मेंस है का ना? है। नहीं, ये वाला है नीट का, ये वाला है नीट का। ठीक है, अच्छा, ओके। और ये वाला बताओ, चलो। ओ सॉरी, ये वाला बताओ। एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 0.5 मोल्स हाइड्रोजन है, 1 मोल हीलियम है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला वाला करे तो थ्री एन आर टू बाई टू। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, है ना, फॉर 1 मोल, और n मोल्स के लिए 3/2 nRT। तो यहाँ पर n लिख देती हूँ। बट यहाँ पर हमको एसटीपी की कंडीशंस दी है बच्चों, एसटीपी की कंडीशंस दी है। एसटीपी की कंडीशंस का मतलब हो गया कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है, और एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। सो अगर हमारा टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, तो फिर काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? है? ये क्या हो गया इसके अंदर? मैम ऑप्शन है इक्वल क्यों? है, के इक्वल टू क्योंकि इन्होंने जो है ना टेम्परेचर के बेसिस पर ही कर रखा है सॉल्व। यस मैम। ठीक है, इन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे ही कर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर ये मोल्स देखकर कंफ्यूज करने के लिए किया है उन्होंने। सिंपली इसके अंदर जो वो लॉजिक लगाना चाह रहे हैं, सिंपली यही लगाना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इन्होंने आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ऐसा करके लिख दिया है, तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझ लो आप। ठीक है, जिससे कि अपना एटलीस्ट करेक्ट आंसर है। मॉलिक्यूलर स्पीड और ये सब कुछ डिफरेंट होगी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला बताओ, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। वैन डर वाल्स कांस्टेंट दे रखे हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ए की वैल्यू है 4.17, नो अमोनिया के लिए, फिर 0.244, मैम अमोनिया। है ना, और एक सेकेंड, वेरी गुड बेटा। मैम और ऑप्शन लास्ट है 3.159। ओके, ऑप्शन ए। क्यों? यस मैम। मैम क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमारा ए बढ़ेगा तो लिक्विड फ्रिक्शन बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, और अगर मैं आपको ये नहीं देती, लेट्स से नाउ आई आस्क यू कि बच्चों मुझे बिना इन वैल्यूज के आंसर बताओ, तब क्या होगा आंसर? तब कैसे सोचोगे आप? लेट्स से एग्जाम के अंदर आपको ए की वैल्यूज नहीं गिवन है। मैम ग्राफ से। नहीं, आपको सिर्फ इतना ही दिया है क्वेश्चन, ए दिया ही नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास 4 गैसेस हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, और वो पूछ रहे हैं कि कौन सी गैस को हम इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही पूछ मैम रहे हैं। NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड अनिकेत, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में है और बाकी जगह हाइड्रोजन में तो अपने लंडन फोर्सेस हो जाएंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल, ऑक्सीजन में भी वही, और CO2 में भी डाइपोल इंटरेक्शंस हो जाएंगे, तो इसलिए। मेरा नाम अनिकेत नहीं मनोज है। अच्छा, अभी मनोज ने आंसर दिया, आई एम वेरी सॉरी बेटा, वेरी सॉरी। मैं रुक जा, पार्टिसिपेंट्स वाली यहाँ पे वो खोल लेती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर नजर आता रहेगा कि किसने आंसर किया है, ठीक है। हाँ सॉरी मनोज, ओके। और मैं देखा भी था मनोज ने आज फटाफट से लिख दिया था कि मैम क्लास का लिंक भेज दो, जिससे कि क्लास मिस ना हो। वेरी, उससे अच्छा लगता है कि अरे बच्चों को जेन्युइनली समझ में आ रहा है, इसका मतलब ऑनलाइन क्लास में मैं तुम लोग का चेहरा नहीं देख पाती ना, तो मुझे वो रहता है कि बच्चों को कितना समझ में आया। अच्छा चलो ये वाला बताओ, ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइडियल गैस कब वो फॉलो करेगी? मैम ऑप्शन ए, हाई यस मैम, ए। एंड प्रेशर। LPHT। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, LPHT। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ओके, नाउ ये वाला क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय 6 grams मीथेन गैस इन 0.03 मीटर क्यूब वेसल एट 129 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ओके, चलो सॉल्व करो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ पास्कल में उन्होंने दे रखा है, तो आपको पास्कल में आंसर निकालना है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब ये तो मैं डालती नहीं, अब डाल दिया, लेट्स ट्राई। सब लोग अपना अपना सॉल्व करना, ओके? यस मैम, यस मैम। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, यस मल्टीप्लाई किया और यस मैम, nRT अपॉन B 0.03। 47 आ रहा है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, है ना, तो 0.03 यस मैम, इंटू 1000, तो वो हो गया 30, और इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं। हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये अपना प्रेशर आ गया ATM में, और इसको हम 1.01 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल में आ जाएगा, यस मैम, डी ऑप्शन। है ना। डी ऑप्शन आ गया, सब बच्चों को आ गया। ये सिंपली अब कैलकुलेशन करनी है, प्लीज मल्टीप्लाई Yes, डिवाइड ma'am. कर लेना। 5 5 जा 5, 6 जा 6 से 6 कट गया, और 16 और 400 को भी काट ले, 4 4 जा, इसको 400 मान के चलते हैं तो 100, और 4 1 जा 4 इंटू 25, तो ये आ गया 125 है। मेरा तो बिल्कुल ही गलत आ रहा है। अच्छा नीचे 3 भी तो बचा है, और इसको भी काट लेते हैं। 3 8 जा 5 8 जा 40, हाँ तो 40 ये समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये तो बहुत ही आसान, फिर से सेम। करना था थोड़ा। हाँ बेटा, वही वाला आ गया, वो LPHT। हाँ मैंने कहा ना, वो रियल गैस पे हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया है, आते क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। ठीक डन है, मैम। डन, चल यस मैम, गुड बेटा। ओके चलो फटाफट से बता दो इसका आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी जो रियल गैस है। ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके ये वाला बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी। यस एग्जिस्ट ही मैम, नहीं करता है ना, जीरो फोर्स ऑफ जीरो। अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। वेरी गुड, ओके। अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से इसका आंसर। यस मैम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी,
n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, v वॉल्यूम पूरी मोल्स के वॉल्यूम का डोनेट करता है, ना कि 1 मोल का, p प्रेशर ऑफ द गैस है व्हेन 1 मोल, नहीं वो भी गलत है, n मोल्स हैव Yes, वॉल्यूम। ma'am. Option बहुत C. इजी क्वेश्चन था, यस मैम। बैड क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन नहीं करना था। चलो खैर, ये हमने कर लिए। ओके, नाउ डू दिस वन। रूट मीन स्क्वायर, VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? हम रूट क्या था 3/2 RT। रूट 3 RT/m। एक मैंने राम भी याद करवाया था, रूट 3 RT/m, एवरेज वाले का 8 RT/m, और उसके बाद Ma'am, option मोस्ट D. प्रोबेबल का ऑप्शन डी। Double. हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, रूट 3 RT/m। ठीक है, एक बार फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं सबकी हेल्प के लिए। टेम्परेचर गैस का रेज किया है, यहाँ पर 300 केल्विन लेना है, और 927 कितना हो रहा है? 1200 केल्विन, और रूट Yes. मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज v2/v1 is equal to T2/T1, क्योंकि 3R और M तो कट जाएगा, तो अंडर रूट 1200/300 is equal to 2 times, तो डबल। वेरी गुड। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वाला बताना। मैम बी एंड सी। मैम बी एंड सी है ना? दोनों कांस्टेंट जैसे। मैम ये तो पहले भी किया था। है ना, मैं वही सोच रही थी, वाला पहले किया था, तो थोड़ा सा अच्छे इस पे आ जाते हैं। ये वाला बताओ, ये वाला किया था क्या हमने? नहीं किया ये वाला शायद। मैम 36। Ma'am, option B. ऑप्शन बी, एक सेकेंड। हाँ, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी गुड बच्चों, सबका आया ये। सर्टेन Yes, गैस ma'am. टेक्स 3 टाइम्स टू इफ यूज एज, तो इसको फॉर्मूला को उल्टा करके लिख देती हूँ, ठीक है। R2/R1 is equal to M2/M1, और सर्टेन गैस हमारी 2 है, इनिशियल अपनी R2/R1, R हीलियम ले लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 3 is equal to M2, हीलियम का मास होता है 4, और गैस का हमको M2 लिख लिया, और फिर हाँ ठीक है, इसको दोनों टाइप्स तरफ स्क्वायर लेंगे, 9 is equal to 4 है। बच्चों कहाँ कर, M2/4 होगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, M2/4, ठीक है, थैंक यू बच्चों। और ये बेकार क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। डॉक्यूमेंट्स, और आज का रियल गैस वाला ही इसमें, हाँ ये वाले, चलो ये, और नहीं, ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला बता दो, फिर क्लास ओवर करते हैं आज की। मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फॉर्मूले बताओ बच्चों। मोस्ट प्रोबेबल का क्या होता है? √2 RT/M. गुड, और इसका √8 RT/πm. वेरी गुड, और इस वाले में √3 RT/m. वेरी गुड। फिर अपना आंसर क्या हो गया? Option A. है Option A. 1:2. डी, ऑप्शन डी। यार एकदम सही आंसर बोला, Yes, ma'am.
एकदम सही, सारी की सारी चीजें करेक्ट बोली, बस रेशियो लेने में गड़बड़ कर दी, अच्छे खासे मार्क्स गवा देगी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों इस वाली चीज का, बट वेरी इजी क्वेश्चन। और इसको याद हम कैसे कर लेते हैं, राम करके, जो याद कर रखा है, रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ा, उसके बाद एवरेज वाला, और फिर मीन वाला, है ना। चलो, यस मैम, राम। वेरी Yes, गुड। ma'am. आज की क्लास हम लोग यहाँ ओवर कर रहे हैं। खूब सारे प्रैक्टिस करो, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और एक बच्चे ने मुझसे पूछ रखा था एक क्वेश्चन, जो इस बार एग्जाम में आया था, सोडियम से क्लोरीन का साइज की बात थी ना, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस डिक्रीजेस वाला, वही क्वेश्चन था क्या? यस मैम, उसमें 2 ऑप्शन वो थे, अब मुझे कंटिन्यूअसली ऑप्शंस तो नहीं डिक्रीजेस। पता, पर मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, है ना। सोडियम से क्लोरीन की तरफ चल रहे हैं, तो साइज अपना कंटिन्यूअसली घटेगा, करेक्ट? घटेगा। यस मैम। घटेगा, है ना, क्योंकि सोडियम का वहां पर, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। न्यूक्लियस जो है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही दूरी पर है, तो वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को और कस के खींच पाएगा अपनी तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा तो साइज अपना छोटा होता जाएगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, ये आंसर है उसका। ठीक है, चलो, यस देखो मैम। बस मेन मुझे आंसर का ही था, बाकी तो कुछ भी, जो कुछ भी लिखा हो, मेन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो।